एजाज साहब, ये मिसाइल प्रोग्राम के हवाले से जो बयान आया, पहले इसी पे चाहूँगा कि आपका कमेंट मिल जाए। जी, आपने इब्तदाइया में जो कहा वो सही है जी। इस खातून ने बड़ा बददियानती से गलत गलत इंफॉर्मेशन दी है अपनी अमेरिका की कांग्रेस को, अमेरिका के सदर को, अमेरिका के अवाम को। पाकिस्तान के पास ऐसा कोई मिसाइल नहीं है जो अमेरिका तक पहुंच सके। हमारी मैक्सिमम रेंज नोन है, बिल्कुल 2750 किलोमीटर, शाहीन 3। तो और ये बिल्कुल आपने सही उसमें कह दिया कि वो इंडिया स्पेसिफिक रहा है हमारा हमेशा प्रोग्राम, कि अगर इंडिया से, भारत से कभी भी जारियत हुई तो उसका मुकाबला करने के लिए हमारा एटमी प्रोग्राम भी है और हमारा मिसाइल प्रोग्राम भी है। तो एक तो ये बात गलत की। दूसरा ये कि इंडिया का नाम नहीं लिया बीच में, और उसमें तो अग्नि 5 जो है वो 5000 से 8000 किलोमीटर तक जाता है। मैंने ऐसे अजराहे, यानी समझ लें कि क्यूरोसिटी से, कि मैंने उसको गूगल किया तो उसमें लिखा आया था कि जी इंडिया इज ए स्ट्रेटेजिक पार्टनर, इसलिए इंडिया से हमें खतरा नहीं है। लेकिन जिस तरह के शिफ्टिंग अलाइनमेंट्स आजकल दुनिया में हैं, कौन सा पता चलता है क्या, कौन कब किसके साथ होगा। इस वजह से मेरे ख्याल में ये उन्होंने जो रिपोर्ट दी है वो अपनी अमेरिका की आवाम को मिसलीड कर किया है उसने जी। हम्म। सर, तुलसी का बयान तो ये है, और दूसरी तरफ जो केंट जिन्होंने इस्तीफ़ा दिया है नेशनल काउंटर टेररिज्म के सरबराह की हैसियत से, उनका बयान तो और भी इंटरेस्टिंग है। वो कह रहे हैं कि ईरान से कोई इमिनेंट थ्रेट नहीं था, और ईरान के ऊपर हमला जो है सिर्फ इसराइल की माँ के ऊपर, उसकी पुश के ऊपर ट्रंप ने ईरान के ऊपर हमला किया। ना वो एटमी प्रोग्राम, एटम बम बनाने के पहले करीब था जब इन्होंने वो ऑपरेशन मिडनाइट हैमर किया जून में, और ना उन्होंने कहा कि अब उनका एटमी प्रोग्राम इस काबिल था कि वहाँ पे कोई न्यूक्लियर हथियार वो बना सकते हो। सिर्फ इसराइल चाहता था, इसलिए उसने हमें धक्का दिया और हम इस जंग के अंदर कूद गए। अली लारिजानी की असैसिनेशन के ऊपर भी उनका कमेंट बड़ा इंटरेस्टिंग है। उन्होंने कहा वो पीस टॉक्स के लिए वो खुले थे, ओपन थे, बातचीत पे आमादा थे, इसीलिए इसराइल ने उनको असैसिनेट कर दिया। और अली खामेनाई की शहादत के ऊपर भी उनका बयान यही है कि अली खामेनाई एटमी प्रोग्राम को इतदाल के एक ख़ास लेवल से ऊपर नहीं ले जाना चाहते थे, और इन्होंने उनको मारकर उनकी शहादत के बाद एक रास्ता खोल दिया। तो उनका बयान तो तुलसी से मेरे ख्याल में बिल्कुल ही उलट सिमत में जाता है। जी जी, बिल्कुल आपने सही कहा। अगर चाहे ईरान के जो मिसाइल हैं वो भी अमेरिका तक नहीं पहुंच सकते, वो भी मेरे ख्याल में इसराइल तक ही पहुंचते हैं। और ये बात उनकी सही है। लेकिन ये जो आपने जो कैंट की का स्टेटमेंट बनाया, और भी बहुत सारी अब आवाजें आ रही है, टकर कार्लसन बहुत खुलकर बोल रहे हैं कि अमेरिका के लिए ये एक बहुत बड़ी शिकंजे में फंस गए हैं। क्योंकि मुझे लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप जो बेबसी की तस्वीर बने नजर आते हैं, और वो रोक रहे थे इसराइल को कि आप उनके ऑयल रिजर्वायर पर हमले ना करें, लेकिन उन्होंने किए हैं। और अब आपके नतीजे में जब उनके साउथ जोन पे हमला किया गैस के, हमने कतर के जिक्र किया है, तो ये सोचे कि ये कहाँ जाएगी। और नजर आ रहा है कि इसराइल का मकसद ये है कि ये दोनों खित्ते यानी खलीजी रियासतें और इसराइल आपस में लड़ लड़ के एक दूसरे को खत्म कर दे, ताकि कोई उसके लिए निजाम बना रहे और वो ग्रेटर इसराइल बन सके। मेरा ख्याल है अमेरिका की जो क्रेडिबिलिटी है वो इतनी तेज अब हो रही है दुनिया भर में, उसके खुद के हाथ से निकलता चला जा रहा है। और मुझे लगता है कि चीन और रूस भी जो सरकर्दा अफगान की काफी मदद कर रहे हैं। इसलिए जो लोग डिस्कस कर रहे हैं, वो 4-5 ऑप्शन डिस्कस कर रहे हैं कि क्या होगा जंग में, तो ये अमेरिका जीतता हुआ नजर नहीं आ रहा। तो ये बड़ी एक अफसोसनाक बात है कि अमेरिका का सदर जो है देश आगे लगकर इसने अपने पूरे मुल्क का अख्तियार भी खत्म किया है, तो इतनी ज्यादा हलाकतों का बायस भी बनेगा। एजाज साहब, 3 हफ्ते तकरीबन, कल 3 हफ्ते पूरे हो जाएंगे, ऑलमोस्ट 3 हफ्ते तो आप समझ लें हो गए इस जंग को। और इस जंग में अभी तक अमेरिका जो दावा लेकर अंदर मैदान में उतरा था, इस वाय इसके कि वो ईरान के अंदर बहुत ज़्यादा तबाही में मुलवस है, उसकी क़यादत की शहादत के अंदर मुलवस है, और ये सारी गैर कानूनी है, कोई यूएन सेंक्शन कोई इसके साथ शामिल नहीं है। सिर्फ इसराइल और अमेरिका दोनों इस वॉर के अंदर घुसे हैं बगैर किसी इंटरनेशनल सेंक्शन के। तो इस मामले के अंदर अब अरब मुल्कों का जो रोल है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। कल वज़राए ख़ारजा का इजलास था जिसमें हमारे डार साहब भी गए हुए थे, और जो ईरान ने जवाबी कार्रवाई की वो आइंदा भी करेगा, जब उसके ऊपर हमला होगा तो जवाबी कार्रवाई करेगा। ट्रंप साहब ने अफसोस का इजहार कर दिया, इसराइल को बहुत गुस्सा आया था इसलिए उसने वो साउथ पारस वाली उनकी फील्ड के ऊपर अटैक किया। लेकिन ये कहीं अरब कोई मुल्क जो है अगर उसने गुस्से में कोई कार्रवाई की तो फिर इस जंग को रोकना मुमकिन नहीं रहेगा, ये काबू से बाहर हो जाएगा, पूरा खिते में आग लग जाएगी।
बिल्कुल लग जाएगी। मेरा ख्याल है कि अरब ममालिक ये काम नहीं करेंगे। इसकी वजह यह है कि अभी तक तो अमेरिका के अड्डे और वो फाइड हाउस जहाँ से अमेरिका का जो इस्तेमाल हो रहा है असला के खिलाफ, उससे हमले कर रहे हैं। अगर ये ऑल आउट वॉर हो गई और खुद ना बुर्ज खलीफा पे लगा दे या कहीं पे भी कर दे, किस कदर हम पे तबाही फैल सकती है। एक ईरान ने मेरा हिसाब से, मेरे जो उनकी अपनी हिकमत अमली होगी, लेकिन मेरा ख्याल है उनको सऊदी अरब पे हमला नहीं करना चाहिए था। और सऊदी अरब ने उनके साथ बाकायदा चीन की वसातत से रपोशना कर दिया हुआ था। और सऊदी अरब ने अनलाइक बहरीन एंड यूएई अब्राहम अकॉर्ड भी ज्वाइन नहीं किया हुआ था। वो इसराइल पे दबाव भी डाल रहे थे कि आप टू स्टेट सोल्यूशन करें। तो मेरे ख्याल में ये करके उन्होंने ये मुश्किल खड़ी की है अपने लिए। और वो बाकी खलीजी रियासतें और सऊदी अरब में एक खास फर्क है इसी वजह से कि इसराइल के खिलाफ जो है सऊदी अरब को अभी भी डटा हुआ है। तो ये उन्होंने थोड़ी ज्यादती की है। पाकिस्तान की भी उसके लिए मुश्किल, थोड़ी मुश्किल पैदा कर दी, क्योंकि पाकिस्तान का सऊदी अरब के साथ एक एग्रीमेंट है। लेकिन वो एग्रीमेंट तो हम नॉन मुस्लिम स्टेट्स के लिए करते हैं, नॉन फ्रेंडली स्टेट्स के खिलाफ एग्रीमेंट होता है। तो पाकिस्तान के लिए तो ये मुमकिन नहीं है कि ईरान के खिलाफ जंग में शरीक हो जाए या किसी हवाले से भी पाकिस्तान जंग में शरीक हो जाए। तो ये मेरा ख्याल में ईरान को इस मामले में थोड़ी अभी भी कोर्स करेक्शन करनी चाहिए। और अब जब सारी अरब स्टेट ने और मुस्लिम स्टेट्स ने दिया है, तो ईरान के ऊपर उन्होंने किया है, इसराइल पे नहीं की ये बात, ईरान पे की है। तो ईरान को ये मैसेज मिलना चाहिए। पाकिस्तान ने कहता अच्छा किया कि अपनी स्टेटमेंट में लिखा कि जहां जहां से भी जारवियत हो रही है वो सारा का सारा काबिल मुकम्मल है। डॉक्टर आबिद साहब, इस जंग के मुमकिन असरात पाकिस्तान की इकॉनमी के लिए क्या हैं? देखिए, इसके दो तीन पहलू हैं। पहलू तो एनर्जी का है। और इस वक्त जो मैं देख रहा हूँ वो सिर्फ कीमतों का बढ़ना नहीं है, बल्कि सप्लाई अनसर्टन हो जाना, कि क्या ये पॉसिबल भी रहेगा अगर ये इसी तरह से अस्कलेशन बढ़ती है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ जो है वो इसी तरह से अगर ब्लॉक रहता है, या जो अभी रासल फान जो है एलएनजी स्टेशन, वो उस फील्ड को जब बंद करना होता है और दोबारा उसको स्टार्ट करना, तो इसका मतलब यह है कि कम से कम हम 4 से 6 हफ्ते की बात कर रहे हैं उसका कूल डाउन पीरियड। और उसको 4 हफ्ते तो पक्के हैं। तो और उसको दोबारा से फिर एक्टिवेट करना, अगर किसी किस्म का कोई इंफ्रास्ट्रक्चर लॉस उसमें ना हो। ये तो कुछ इनडायरेक्ट लॉसेज है। अगर हम डायरेक्ट लॉस की बात करते हैं तो देखिए, $10 पर बैरल अगर इजाफा होता है तेल की कीमतों में, तो पाकिस्तान में आज के रेट के हिसाब से $280 अगर डॉलर को लें, तो ये $18 पर लीटर सीधा सीधा इजाफा है। एक बैरल में 159 लीटर होते हैं, और अगर $10 पर बैरल बढ़ता है तो इसका मतलब है $18 पर लीटर तो हमारी कॉस्ट ऑफ परचेज पर जो है वो बढ़ जाती है। अभी जो ₹55 इजाफा हुआ, अगर मैं इसको पिछले 3 हफ्तों के टोटल इजाफे को देखूँ, तो गो के पाकिस्तान में 20% इजाफा सबसे ज़्यादा इजाफा है। उसके बाद इजिप्ट ने 17% इजाफा किया था। लेकिन अगर हम आज के रेट के हिसाब से देखें तो अभी भी पाकिस्तान जो है वो अपनी प्रोक्योरमेंट प्राइस जो उसकी होगी फ्यूचर के सौदों से, उससे बहुत पीछे है। और मैं देख रहा हूँ कि ईद के बाद हमें इसमें मज़ीद इजाफा करना पड़ेगा। अब ये तो कंज्यूमर के लिए लॉस है। गवर्नमेंट के लिए जो इस वक्त एक लॉस की सिचुएशन है वो ये है कि अगर ₹105 पेट्रोलियम लेवी, उस पर ₹35 टैक्स और ₹2.5 कार्बन टैक्स, अगर आईएमएफ के साथ रेवेन्यू टारगेट पूरा करने के लिए वो भी इसमें शामिल करना है, तो फिर तेल की कीमत इतनी ऊपर चली जाएगी कि लोग सड़कों पे आ जाएंगे और हुकूमत अपनी जो पॉपुलैरिटी है वो खोना शुरू कर देगी। तो ना सिर्फ ये कंज्यूमर के लिए पेनफुल है, ये गवर्नमेंट के लिए भी बड़ा इन टर्म्स पेनफुल। ऑफ फॉरेन एक्सचेंज भी एक प्रॉब्लम और है। इन टर्म्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज इजाफी फॉरेन एक्सचेंज नहीं है हमारे पास। वो एक अलहदा से इसमें प्रॉब्लम है। आपका रेमिटेंसेस जो हैं, क्योंकि ये पीक टूरिज्म सीज़न है गर्मी शुरू होने से पहले, यूएई का, कतर का, अब वहाँ पे जो एयरलाइन का जो इस वक्त क्राइसिस चल रहा है, वहाँ पे जो एक्सपैट सारे भाग रहे हैं। आप देखें कि जो इस वक्त इस जंग के विक्टिम बने हैं वो सारे एक्सपैट हैं और मेजॉरिटी पाकिस्तानीज हैं। आप तो खुद भी दोहा में फंस गए थे जाने के मैं बाद, खुद भी वहाँ तो पे, फिर आप दोहा से कैसे निकले वहाँ से? मुझे फिर बाई रोड जो है वो दोहा से दमाम, और दमाम वाली एयर स्पेस भी बंद थी, फिर दमाम से बाई रोड मक्का, और ये तकरीबन कुछ 24 घंटे का सफ़र बन जाता है। लेकिन इस वक्त जो बॉर्डर है दोहा से सऊदी अरब का बॉर्डर, उस पर जो एक्सपैट्स की और जिन लोगों के जाने वालों की लाइनें लगी हुई हैं, वहाँ पे आपको घंटों लग जाते हैं। और ये बड़ी संगीन किस्म की सिचुएशन है। मैं जो 5-6 रोज़ जो दोहा में था, तो स्वाय एक्सपैट्स के जो डिलीवरी राइडर्स थे, और वही बदकिस्मती से वो मिज़ाइल के
इंटरसेप्टर्स के जो टुकड़े हैं उन पे आके गिरते हैं मिसाइल के। सिवाय उनके आपको लोकल जो है वो कोई खाल खाल नज़र आते हैं। ये पैनिक का ये आलम हो चुका है कि आपको कोई पता नहीं कि किस वक्त आपके सामने कहाँ से जो शेल्स जो हैं वो गिरना शुरू हो जाए। तो ये जो एक शैटर हुआ है मिडल ईस्ट पे पूरी दुनिया का ट्रस्ट, और मिडल ईस्ट का ट्रस्ट जो है वो अमेरिकन सिक्योरिटी पे और एनर्जी सप्लाई का जो है, ये सारी चीज़ें मिलके पाकिस्तान जैसे ममालिक की इकॉनमी पे इन द लॉन्ग टर्म काफ़ी असर डालेंगे। अभी हमने फर्टिलाइज़र की बात नहीं की, जो मैं सबसे बड़ा क्राइसिस देख रहा हूँ गर्मियों में। अगर आपकी गैस की सप्लाई नहीं होती है तो इसका मतलब होगा कि आपको जो लिमिटेड गैस है वही आपको फर्टिलाइज़र प्लांट्स को भी देनी है, वही पावर प्लांट्स को भी देनी है, वही डोमेस्टिक कंज्यूमर को भी देनी है। और जो इसके नतीजे में जो आपकी फर्टिलाइज़र है उसका रेट आसमान पे पहुंच जाएगा। ईरान जो है वो एक मेजर सोर्स था फर्टिलाइज़र के लिए, और कतर की गैस जो है वो एक मेजर सोर्स था हमारे फर्टिलाइज़र प्लांट्स के लिए। तो ये लैग इफेक्ट के साथ जो हमारी STPI की अपनी रिसर्च है, हमारा ये ख्याल है कि इन्फ्लेशन जो है उसमें कम से कम अच्छा, इन्फ्लेशन को भी डिस्कस करते हैं। हमने वो डॉक्टर शहजाद ने इस पे एक रिपोर्ट भी लिखी है पाइट की जानिब से, उनको साथ लेते हैं, इसको डिस्कस करते हैं।